ये CSI सर भी आ गए हैं। शुरू करते हैं सर। अब काफी लोग आ गए हैं। ठीक ठीक। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। ये सर आज का सेशन में अपन रखे हैं मेंटेनेंस और फेलियर ट्रेसिंग मुख्य रूप से। तो कल हम दो टॉपिक को स्किप किए थे। एक तो लास्ट में जो हम चर्चा कर रहे थे इंस्टॉलेशन के टाइम में कि जहाँ कहीं जरूरत होता है तो हम ट्यून भी कर सकते हैं। जो हमारा RX और TX जो ट्यूनिंग यूनिट होता है उसको हम ट्यून कर सकते हैं। तो उसको ट्यून करने के लिए अपन इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला है और कुछ रीडिंग इसमें लेना होता है जो हमारा ट्यू होता है उसमें। इसमें दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं। इसमें दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और एक बड़ा दो कैपेसिटर है। ये नीचे का रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर जो होता है CN3 के लिए होता है, और ये ऊपर का रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर जो होता है CN4 के लिए होता है। तो मान लिया जाए कि कोई ट्रैक सर्किट जो हमारा CN3 से कनेक्टेड है, तो CN3 से कनेक्टेड है और उस ट्रैक सर्किट को अगर हमको ट्यून करना होता है तो उसकी रीडिंग जो हमको लेनी होती है, दो रीडिंग, एक को VR और एक को VC बोलते हैं। VR का मतलब रेजिस्टेंस जो है ये हमारा, उसके अक्रॉस में हम वोल्टेज लेंगे, और VC का मतलब हुआ ये जो वोल्टेज है कंडेंसर के अक्रॉस लेंगे, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। और वो वोल्टेज हमको कब लेना है, ये वायर दिख रहा होगा, हमें लगता है बहुत क्लियर दिख रहा होगा। इसमें ब्लैक, रेड, फिर ब्राउन और ग्रे, व्हाइट कलर का, इतना कलर का इसमें 4 वायर है। 4 वायर में से ये जो 4 वायर में से जो 2 वायर है वो नॉट कनेक्टेड है, मतलब वो स्पेयर है, और ये जो दोनों बाहर का दिख रहा है वो कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इन वायरों को बारी बारी से कनेक्ट करके ये दोनों के अक्रॉस यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कंडेंसर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे। तो जैसे कि हम किसी एक वायर को हम पकड़ लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि हम रेड वायर से शुरुआत करें, तो रेड और ब्राउन, रेड और व्हाइट, रेड और ब्लैक, ऐसा करके हम पेयर बनेगा। और टोटल पेयर जो है हमारा कितना आएगा ये हम आगे देख सकते हैं। इसमें देखिए हमने एक, हमारे यहाँ एक ट्रैक सर्किट था 36317 अभी भी है। तो उस ट्रैक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आया था, तो उस टाइम हमने इसका ट्यून करने की कोशिश की थी। तो हमने ये VC और VR वोल्टेज मेजर किया था, वो हमने डायरी का इसमें थोड़ा सा फोटो दिखाया है। इसमें देखिए ब्लैक के साथ व्हाइट, यानी ब्लैक को 1 नंबर पे रखा और व्हाइट को 2 नंबर पे। फिर जो हमने ये दिखाया कि वो, ये देखिए ये जो दिखाया है कि ये VC यानी वोल्टेज ऑफ कंडेंसर, ये दोनों टर्मिनल के बीच में, ये ऊपर का है, ये CN4 जिसे हम ऊपर साइड वाला यहाँ पे हमने डिनोट किया है। तो इसमें हम ये वोल्टेज मेजर करते हैं। तो देखिए ब्लैक के साथ व्हाइट, ब्लैक के साथ ब्राउन, ब्लैक के साथ रेड। अब व्हाइट के साथ क्या बचेगा, व्हाइट के साथ तो ब्लैक हो चुका, तो व्हाइट के साथ रेड बचेगा और व्हाइट के साथ ब्राउन बचेगा। अब एक ही पेयर बचा, ब्राउन और रेड, यानी टोटल पेयर की संख्या हो जाएगी 6। 6 पेयर में हम बारी बारी से सबका हम वोल्टेज
और रेजिस्टेंस के क्रॉस और कंडेंसर के क्रॉस मेजर करेंगे। अब इस मेजर करने के बाद ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमने नीचे भी दिखाया है। ये जेड का मान, इम्पीडेंस या जेड का मान हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और जिसमें भी जेड का मान मैक्सिमम मिलेगा उस पेयर को हम यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है जो रिसीव होगा वो हेल्दी रिसीव होगा, तो हमारा ट्रैक सर्किट अच्छा काम करेगा। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ हम ट्यूनिंग यूनिट में जो हम मेजरमेंट किए और जो कैलकुलेशन करने के बाद हमने डेटा प्राप्त किया वो। इसके पहले हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए ये जो हमने अपने अभी चर्चा कर दिए, ये सारा चीज इसमें लिटरेचर में लिखा हुआ है कि कैसे करके हम ये ब्लैक, रेड, ब्राउन और व्हाइट रहता है 4 वायर, उसको हमको मेजर करना है। तो इसके लिए हमको इंटरनल जो हमारे पास जो रिले रूम के अंदर भी जो इक्विपमेंट रहेगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। इसमें एक जंपर होता है मोडेम कार्ड में, वो जंपर होता है P23, जिसका कि कल हमने चर्चा किया था। और P23 हमको मोडेम में जो P23 जंपर होता है, P23 जंपर को हमको सेट करना होगा। तो P23 जंपर को 1 और 2 पे हम उसको सेट कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम उसको ट्यून करने के लिए तैयार हैं। अब उस बस इतना ही रहता है, बाकी सब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी सब जो यहाँ पे इसमें लिटरेचर में जो लिखा है, जो अभी हमने चर्चा किया कि हम ट्यूनिंग यूनिट में कहाँ कहाँ रीडिंग लेंगे, तो वो सब ही है। मतलब हमको सिर्फ वहाँ पे मोडेम कार्ड में एक चेंजेस करना है, जंपर को P23 जो जंपर होता है उसको हमको चेंज करना है, और फिर उसके बाद हमको जो ट्यूब के अंदर जो है वोल्टेज जो मेजर करना है, और इसका एक रेशियो जो है फॉर्मूले पे कैलकुलेट करके जो मैक्सिमम मिलेगा वहाँ हमको कनेक्ट कर देना है। तो हमको कभी कभी कोई ट्रैक अगर हमारा फ्लिकर ज्यादा कर रहा है तो एक बार हम उसको ट्यून करके भी देख सकते हैं कि उससे कुछ हमको लाभ मिलता है या नहीं। तो ये है RX और TX ट्यूनिंग यूनिट जो रहता है, उसको अपन ट्यून कैसे करते हैं, ट्यून्ड कैसे करते हैं। एक्चुअली ये जो ट्यूनिंग है बीच में तो अभी नहीं करते, लेकिन जिस टाइम इंस्टॉल किया जाता है AFTC, उस टाइम जो कंपनी के लोग रहते हैं तो वो इसको ट्यून करते हैं। अब इसमें एक्चुअली जो ये वायर लगा हुआ रहता है वो मैक्सिमम जो हमारा आउटपुट दे सके वही वायर कनेक्ट रहता है। लेकिन अगर कोई ट्यूब हम नया लगा रहे हैं, तो अगर पुराने ट्यूब है तो हमको पता ही चल जाएगा कि वो जब इनिशियल में ट्यूब लगाया गया होगा तो उसको ट्यून्ड किया गया होगा, तो वो जो टैपिंग वहां लगी हुई है उसी टैपिंग के अनुसार हम जो नए ट्यूब रिप्लेस करेंगे उसको हम उसी टैपिंग का कर देंगे। तो ये है, ये हमने ट्यूनिंग कैसे करते हैं इसका हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में अपन क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनल कार्ड का रीडिंग ट्रैक रिले ऊपर लगा रहता है, उसको ऑपरेटिंग सप्लाई मेजरमेंट करेंगे। अगर CBT है तो CBT देखेंगे, लेकिन अभी CBT तो है नहीं तो CBT का मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद टर्मिनेशन लाइटिंग डिस्चार्जर जो नीचे लगी रहती है उस पर भी हमको ध्यान रखना है, और साथ में जो केरेक के ऊपर जाएगा वायर वहां भी हम मेंटेनेंस के दौरान देख सकते हैं। अगर हम मेंटेनेंस का चर्चा कर रहे हैं तो मेंटेनेंस शेड्यूल का भी चर्चा करना चाहिए अपने को। तो इसमें देखिए FTC का जो ट्रैक सर्किट, FTC का जो लेटेस्ट जो अभी कुछ दिन पहले ही ग्रुप में आया था उसी से रिलेटेड ये है। तो ये ट्रैक सर्किट में सबसे पहला शेड्यूल जो है T1 में ये पीरियोडिसिटी है जो कि किसको कितना दिन में हमको देखना है। तो मंथली है जो हमारे सिग्नल टेक्नीशियन है उनके लिए, और सेक्शनल JSA के लिए क्वार्टरली है। तो इसमें हम लोग देखते क्या है, तो इसमें एक्चुअली T1 में मैक्सिमम आउटसाइड के जो हैं, आउटसाइड के जो कनेक्शंस हैं और आउटसाइड में जो भी इक्विपमेंट FTC का लगा हुआ है उसी को हमको मेंटेन करना होता है और उसको देखना होता है। इसमें जितने भी आउटसाइड ट्रैक LED वायर दिया है, इम्पीडेंस बॉन्ड
बॉन्ड वायर्स, क्लिप्स, लग, केबल कनेक्शन। जैसे कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो हमारे क्लिप और लग और नट बोल्ट होते हैं जो कि हमारे कनेक्शन को, जो ट्रैक कनेक्शन को ट्यूब कनेक्शन के साथ इंटैक्ट करते हैं, तो उसमें स्प्रिंग बायसर का बहुत महत्व है। स्प्रिंग बायसर और जो नॉर्मल बायसर है, दोनों तो होना ही चाहिए, अपन ये इंश्योर कर लें। अगर उसमें नहीं है तो हमें उसको कहीं ना कहीं से लगा देना चाहिए। और जो जो ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर में भी जो वायर का कनेक्शन होता है, उसमें भी छोटे स्मॉल स्प्रिंग बायसर होते हैं, तो वो स्प्रिंग बायसर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और कनेक्शन तो बिल्कुल इंटैक्ट होना ही चाहिए। चेकिंग ऑल नट्स बोल्ट ऑफ ट्यूनिंग यूनिट टर्मिनल, जो भी हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद है इंसुलेशन कंडीशन ट्रैक लीड कनेक्शंस, यानी जो ट्रैक लीड कनेक्शंस है उसके ऊपर का इंसुलेशन की बात किया है। और ट्रैक लीड जो हमारे यहाँ तो एक और भी समस्या है थेफ्ट का, तो हम लोग कोशिश करें कि हमारे जो कनेक्शन हो बिल्कुल मतलब ऐसा हो कि सेफली हो और ज्यादा दिखे नहीं, और स्लीपर के बिल्कुल पास में होना चाहिए, ताकि कभी कभी लोग मैनुअल पैकिंग भी है ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें भी हमारी कनेक्शनों का बचाव हो सके। और जो हमारा यूनिमेट या कोई मशीन पैकिंग करती है, CSM जो भी ट्रैक मशीन है, तो उसमें भी हमारा कनेक्शन की बचाव हो सके। रिप्लेसिंग ऑफ कोरोडेड FTC बॉन्ड, अभी ये रिप्लेसिंग का है, तो हम आगे देखेंगे कि रिप्लेसमेंट तो कोरोडेड अगर हो गया तो हमको तो तुरंत ही करना है, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट का एक पीरियोडिसिटी भी है। जैसे इम्पीडेंस बॉन्ड साइड कनेक्शन 5 साल में करने का है, और ये दिख नहीं रहा है, 1 मिनट एग्जिट करता हूं। ये देखिए इम्पीडेंस बॉन्ड साइड कनेक्शन 5 साल के लिए है, एस बॉन्ड अल्फा बॉन्ड जो है 3 साल के लिए है, और जो बाकी कनेक्शन है बॉन्ड टू रेल वाला वो 2 साल का है। मतलब बाकी कनेक्शन जो है 2 साल का है। कनेक्शन में जो हम एल्स्टम में अगर हम कहें कि एल्स्टम में कनेक्शन में जो है, तो इसमें जो इसके मैनुअल के अनुसार जो बुश और होल की जो साइज है उसका हमेशा यूज करना चाहिए। अपने जो अभी देखिए जैसे कई जगह हमने देखा है, जैसे हम लोग भी कई जगह इसमें टेपर पिन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो टेपर पिन का इस्तेमाल में अभी तक तो ऐसा सब जगह अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन कई बार एक बार कभी ऐसा हुआ था कि टेपर पिन जो है डिसकनेक्शन दे गया था रेल से, और उसमें ट्रैक सर्किट का फेलियर पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और आखिर में जब वो टेपर पिन चेंज किया गया, उससे कनेक्शन चेंज किए गए, तो फिर वो बराबर हो गया। शायद बरनावा में बहुत बहुत पहले ऐसा केस आया था ट्रैक सर्किट का। अब इसके बाद और जो है उसमें विजुअल चेक है, क्लीनिंग ऑफ इंसुलेशन बोल्ट्स जॉइंट, जहां पे है मतलब जहां पे इंड हो रहा है FTC का और DC ट्रैक सर्किट हमारा स्टार्ट हो रहा है, वहां पे ट्रैक्शन बॉन्ड भी वहीं पे रहता है जहां हमारा FTC समाप्त होकर के DC ट्रैक सर्किट स्टार्ट हो रहा है, तो वहां अल्फा बॉन्ड होता है, और अल्फा बॉन्ड में एक ट्रैक्शन बॉन्ड भी होता है बीच से। उसको हमें देखना है कि किसी भी स्थिति में वो अच्छा रहना चाहिए और वो शॉर्ट ना करे। और दूसरा क्या है, सर्किट ट्रैक सर्किट और जो भी ट्रैक्शन बॉन्ड है, सॉरी ट्रैक्शन बॉन्ड में जो आएगा, जो हमारा जो OHE के मास्ट होते हैं उसके साथ जो हमारा ट्रैक्शन बॉन्ड कनेक्टेड होता है, तो वो बॉन्ड भी हमारा ट्रैक सर्किट को शॉर्ट नहीं करे, ऐसा हमको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कहीं ट्रैक्शन बॉन्ड ऐसा लगे, लेकिन जहां तक हमको ध्यान है, और सभी जगह FTC में जो आउटसाइड का रेल है, यानी जो जंगल साइड मतलब आउटसाइड का रेल है, उसी को निगेटिव रेल के रूप में, ट्रैक्शन रेल के रूप में यूज किया गया है, तो बॉन्ड बाहर ही होता है, तो दूसरी तरफ आने की संभावना बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैक्शन बॉन्ड से हमारा FTC शॉर्ट होने की संभावना तो बहुत कम रहेगा। लेकिन उसमें एक भी महत्व है कि हमारा ट्रैक्शन बॉन्ड जो है अगर कोई लूज या किसी तरह का उसमें जो इंटैक्ट है, अगर उसमें प्रॉब्लम है, तो हमें तुरंत ही OHE डिपार्टमेंट को उसको सूचित करना चाहिए और उसको तुरंत ही अटेंड कराना चाहिए। अब दूसरा है T2 में क्या है, मंथली है JESSC के लिए, और इसमें जो कनेक्शंस हैं, इसमें सारे जो इंटरनल कनेक्शंस हैं और इंटरनल इक्विपमेंट है इसमें उसमें रखा गया है।
इसमें जैसे जो एएफटीसी में गेन सेटिंग होता है, जैसे हमारा एबीबी का एएफटीसी है, उसमें उसमें गेन सेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि गेन सेटिंग किसी न किसी रूप में हर एक एएफटीसी में है। जैसे मान लिया हमारे एल्स्टम की बात करें तो हम जो है उसका VTX और VRX का जो वैल्यू सेट करते हैं वो भी गेन सेटिंग ही है। तो इसमें ऐसा है कि जो गेन सेटिंग है वो जो हमारा रेंज है उसके बीच में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा रखेंगे तो ये पीसी का फेलियर सेफ साइड हो सकता है नहीं रहे। यानी हमको ये कोशिश करना है कि हमारा एफटीसी अगर फेल हो तो सेफ साइड ही फेल हो, और हमको ऐसा नहीं हो कि वो ट्रैक हमारा डाउन नहीं हो जब उसको डाउन होना हो। अब ये इसमें है टेकिंग सुटेबल रिमेडियल एक्शन फॉर अबनॉर्मल रीडिंग्स एंड वेरिएशन। हाँ, अब इसमें क्या है कि रीडिंग्स के बारे में है कि रीडिंग्स में अगर किसी तरह का वेरिएशन आता है तो उसको हमको देखना है। तो ये तो पहले रीडिंग्स में चलिए आ जाते हैं। इसमें इसमें जो हमारा इंटरनल इक्विपमेंट है, सारी रीडिंग्स तो हमारे इसी में है। अब कौन सा रीडिंग की क्या वैल्यू होता है उसको देख लेते हैं पहले, तो उससे क्या है अपने को आइडिया लगेगा कि ये है हमारा रेंज, जो हमारा वेरियस टेस्ट पॉइंट है, जो हम इंटरनल 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 जो हमारा इक्विपमेंट है, कार्ड है, उसमें जो हम रीडिंग लेते हैं, इसमें जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए और कितना रेंज के बीच में होना चाहिए। अगर उस रेंज को वो क्रॉस कर रहा है या उससे कम है, मिनिमम लिमिट से कम है या मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा है, तो उसको एक बार रिव्यू करना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे VTX हमारा 10 वोल्ट से 90 वोल्ट तक होगा। इसके बाद वी आउट की जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो जो हमारा फ्रीक्वेंसी का कार्ड है, जैसे मान लिया F1 फ्रीक्वेंसी का कार्ड है, तो F1 फ्रीक्वेंसी का जो चैनल है फ्रीक्वेंसी का 2.1 किलो हर्ट्ज है, यानी 2100 हर्ट्ज है। तो उसकी जो अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से ज्यादा वेरिएशन में नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा वेरिएशन में है, इसका मतलब कि जो हमारा VTX और V आउट के बीच में जो फिल्टर है, वो फिल्टर जो हमारा फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रहा है, तो वो कार्ड हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। उस कार्ड को हमको रिप्लेस करना चाहिए, उस TX कार्ड को हमको रिप्लेस करना चाहिए। दूसरा क्या है, वी आउट एट 50 वोल्ट। तो वी आउट जो यही वी आउट की जो हम बात कर रहे थे, तो वी आउट का जो दिया है, वी आउट का जो हमारा रेंज है वो 2 वोल्ट से लेकर के 40 वोल्ट तक है, यानी 2 वोल्ट से 40 वोल्ट के बीच में हमारा रहेगा। तो वो 2 वोल्ट कब रहेगा, जब हमारा VTX 10 वोल्ट रहेगा। तो अब है कि हमको रखना कितना है, तो एक्चुअली हमको तो रखना है VRX के हिसाब से, कि जो हमारा VRX है, जो हमारा फाइनल इनपुट जो आ रहा है, वो कम से कम हमको 1 वोल्ट के आसपास रखना है, क्योंकि 500 मिली वोल्ट से लेकर के 1.2 वोल्ट तक इसका रेंज है। तब हम इसको 500 मिली वोल्ट रखेंगे तो हमारा ट्रैक जो है फेल होने की संभावना रहेगा। तो हम इसको बीच का रेंज कोई रेंज जो सेफ साइड रहे, जैसे सेफ साइड रहे, जैसे कि हम 900 मिली वोल्ट से लेकर के 1000 मिली वोल्ट तक हम उसको रख सकते हैं। तो उस जगह हम रखेंगे तो उतना हम पहले उस रेंज तक हम ले जाएंगे। तो उस रेंज तक हम कैसे ले जाएंगे, हमको एडजस्ट तो करना पड़ेगा VTX और VTX से ही। तो हम उसको बढ़ाते जाएंगे, तो अब देखेंगे कि जो हमारा रेंज मिला, उस रेंज के दौरान हमारा जो VTX जो हम रखे हैं वो 10 से 90 के बीच में है कि नहीं, हमारा वी आउट जो है वो 2 वोल्ट से 40 वोल्ट के बीच में है कि नहीं, यानी ये रेंज हमारा क्रॉस करना नहीं चाहिए। अब इसमें 50 वोल्ट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि 50 वोल्ट फ्यूज जो है, जो TX कार्ड का ऑपरेटिंग वोल्टेज है RX का, मतलब पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, और उसमें जो भी उसके अंदर जो फिर वोल्टेज जनरेट होगा, इसमें इस वोल्टेज का यूज है। तो इसका 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 मतलब अगर वोल्टेज हमारा वेरिएशन रहेगा तो पूरे कार्ड के रीडिंग पे अंतर पड़ेगा। तो अभी चूंकि हमारे पास जो वोल्टेज, जैसे CBT की जो बात कर रहे थे, यानी जो हमको कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, तो हमारा ये भी वोल्टेज कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि हमारा जो हमारा PSU पावर सप्लाई यूनिट है, जो एल्स्टम में पीछे साइड जो उसका मदरबोर्ड है उसके पीछे साइड लगा होता है, तो उसको हम मतलब 110 वोल्ट अगर हम स्टेबल सप्लाई दे रहे हैं तो वो आउटपुट भी स्टेबल देगा।
ये 50 वोल्ट भी हमको स्टेबल मिलेगा। लेकिन अगर ये 45 से कम या 45 के आसपास हो जाए तो हमको कोशिश करना चाहिए कि VTX कार्ड को हम रिप्लेस कर दें, 45 से कम हो जाए तो। क्योंकि ऐसा अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा ट्रैक फ्लिकर करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो पूरा बूस्ट नहीं हो पाएगा, उसका सिस्टम पूरा अच्छा से काम नहीं हो पाएगा। इसका ये रेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है 50 वोल्ट डीसी का। उसके बाद है डीसी लेवल, ये है नहीं अपने कार्ड में, ये 9 से 11 वोल्ट जो दिया है 10 वोल्ट फ्यूज का, ये अपने को है नहीं। 24 वोल्ट डीआईजी, 24 वोल्ट डीआईजी जो है ये कहाँ पे मेजर करना होता है, अभी हम अगर पीछे जाएं, चलिए अभी इसको पहले एक बार देख लेते हैं, फिर वापस वहां जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बार बार पीछे नहीं जाते। 24 वोल्ट डीआईजी क्या है कि ये आरएक्स कार्ड में रहता है, एक बार अपने दिमाग में उठा लेते हैं, ये आरएक्स कार्ड में मेजर करने का होता है। इसका भी रेंज 22 से 28 होना चाहिए। उसके बाद है भी इन, भी इन मतलब साइड से आने वाला वोल्टेज, साइड से आने वाला वोल्टेज जो हमको आएगा वो 0.3 यानी 300 मिली वोल्ट से कम नहीं आना चाहिए। हालांकि ये बहुत मिनिमम रेंज है, इतना में तो ट्रैक सर्किट लगभग नहीं चलता है। लेकिन इसमें एक अच्छा चीज ये है कि अगर मान लिया जाए किसी ट्रैक सर्किट का हम भी इन चेक कर रहे हैं तो एक्चुअल उसका हम अगर भी इन प्राप्त करना चाहेंगे तो क्या है कि उसके बगल का जो ट्रैक सर्किट है उसको डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्यूब होता है वो कंबाइंड होता है। तो उसमें सिर्फ अपने को उसमें दिख, जैसे मान लिया F1 फ्रीक्वेंसी है और F3 फ्रीक्वेंसी का ट्यूब है, तो अगर हम F1 फ्रीक्वेंसी वाले कार्ड में रीडिंग वीन ले रहे होते हैं तो जो F3 फ्रीक्वेंसी है, कहने का मतलब उसमें क्या होगा, एक TX होगा एक RX होगा। तो RX से जो रिसीव होकर के आएगा उसमें TX जो है वो TX का कुछ कुछ इन्फ्लुएंस इसमें आएगा। तो आपको जो हम RX रिसीव होकर के आ रहा है वो एक्चुअल वोल्टेज क्या है वो दो तरीका से ही पता कर सकते हैं। या तो आपके पास फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर हो, एक्चुअली अष्टम में फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर तो शायद यूज नहीं हो रहा है। अब इसका मीटर भी हम दिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर कैसा है इसमें और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो इसमें एक्चुअली अपन या तो फ्लूक का जो हमारा मीटर है या ट्रू RMS का जो रिस्क का मीटर है वो हम यूज करते हैं। तो उस मीटर से अगर हमको एक्चुअल रीडिंग भी इन का देखना है तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंसर्न ट्रैक जो बगल वाली ट्रैक है जो TX उसमें जा रहा है उस ट्रैक को हम डाउन कर देंगे। तो जब हम उसको डाउन कर देंगे तो जो वोल्टेज हमको RX को प्राप्त होगा वो बिल्कुल एक्चुअल प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि भी इन हमारा इतना है। तो भी इन का हमने नॉब का भी बात किया था, कभी उसका नॉब खराब हो जाए तो उस भी इन को हम लाइटिंग डिस्चार्जर, जो नीचे जो छोटे छोटे लाइटिंग डिस्चार्जर लगे होते हैं उसके ऊपर भी हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है VRX। VRX में हम ये देखेंगे कि VRX की जो रीडिंग है वो 500 मिली वोल्ट से लेकर के 1.2 वोल्ट तक इसका रेंज है, यानी 500 मिली वोल्ट तक अगर हमारा VRX रहता है तो भी ट्रैक पिकअप हो जाएगा जब हमारा ट्रैक फ्री रहेगा। तो अब इसमें एक और इम्पोर्टेंस है कि अगर हमारा ट्रैक शॉर्ट रहेगा तो ये वोल्टेज हमको कितना मिलना चाहिए, इसमें देखिए दिया है 0.01 मिली वोल्ट से लेकर के 280 मिली वोल्ट तक। लेकिन हमको 280 मिली वोल्ट तक ऐसा रखना नहीं। कभी अगर हम TSR चेक करते हैं, कभी भी हम TSR चेक करें जब हम मतलब हमारा जो ट्यूनिंग जोन है, मतलब हमारा जो एस बॉन्ड है, एस बॉन्ड से 2 मीटर दूर, एस बॉन्ड से 2 मीटर दूर पर हम अगर TSR लगाते हैं तो TSR लगाने के बाद जो है हमारा वोल्टेज ऐसा हमको रखना है, प्रैक्टिकली बात हम करें तो ये वोल्टेज 280 मिली वोल्ट आए तो बिल्कुल ही सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं है, क्योंकि 300 मिली वोल्ट और 220 मिली वोल्ट है तो ट्रैक पिकअप भी हो सकता है। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि वो बिल्कुल शंट हो जाए जब हम 0.5 ओम का TSR वहां पे लगा रहे हैं। 0.5 ओम में तो ट्रैक शंट होना चाहिए और इसके बीच का रेंज जो है 10 मिली वोल्ट और 15 मिली वोल्ट मिले या बिल्कुल 0 मिले तो बहुत अच्छा है। ये चीज चेक करना चाहिए मेंटेनेंस के दौरान कभी कभी। अब इसमें है कि 12 वोल्ट, -12 वोल्ट, +12 वोल्ट और 5 वोल्ट का रेंज है कि कितना होना चाहिए। 11.8 से 12.2, 12.2 से 11.8 माइनस में होना चाहिए। ये सारे रेंज है जो हम रीडिंग लेते हैं। तो जैसे ये रेंज तो हमें क्या है आद जनरली दिमाग में रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो हम मेंटेनेंस कार्ड हैं, तो मेंटेनेंस कार्ड में जो रीडिंग जो अपन प्रोफॉर्मा बनाए हुए हैं उसी प्रोफॉर्मा में जो ऊपर है, जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोफॉर्मा है उसमें इसमें जैसे मान लिया ये देखिए ये रीडिंग का
रीडिंग का एक प्रोफॉर्मा बनाया हुआ है, तो इसमें जो रीडिंग है, जो अपना नया जो मेंटेनेंस का जो रजिस्टर आया है एफटीसी का, उसके अनुसार ही बनाया गया है। इसमें हम इसके नीचे जो है इसका रेंज लिख दे सकते हैं। तो इससे हमको फायदा ये मिलेगा कि अगर मान लिया जाए कि कोई हम रीडिंग ले रहे हैं, अगर वो रेंज से बाहर होगा तो स्वतः ही दिख जाएगा, हमको ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। अब इसमें क्या है कि आउटपुट का रेंज है 20 से 28। इसके बारे में कल भी अपन चर्चा किए थे कि आउटपुट हमारा जो है आरटी कार्ड से प्राप्त होता है, और आरटी कार्ड में आउटपुट जो है हमारा 20 से 28 वोल्ट तक होना चाहिए। और ये अगर जैसे अगर प्रैक्टिकली अपन देखेंगे तो 18 वोल्ट तक हमारी रिले पिकअप रह जाती है, लेकिन अगर वो 20 वोल्ट के आसपास है तो हमको आरटी कार्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए। आउटपुट 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 इसमें बताया कि अगर हमारा ट्रैक ऑक्युपाइड है तो 0.6 वोल्ट से कम होना चाहिए। 0.6 वोल्ट से कम आउटपुट वहां पे देना चाहिए। वैसे जो आउटपुट जो निकलेगा 20 से 28 निकलेगा। अब एक आउट एमएसआर है। ये आउट एमएसआर क्या है? उसके आरटी कार्ड में एक रिले होती है, मैग्नेटिक देयर सोल्ड रिले उसको नाम दिया गया है। तो वो रिले को पिकअप होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो 4.8 से 7 वोल्ट होता है। एक्चुअली ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? ये किसका डीसी वोल्टेज है? जैसे अपन कल चर्चा किए थे कि बीआरएक्स का एक डीसी वोल्टेज होता है। बीआरएक्स का जो डीसी वोल्टेज होता है वो एमएसआर प्लस माइनस होता है। इसी तरह जो हम 20 किलो हर्ट्ज जो मापते हैं, 20 किलो हर्ट्ज जो मापते हैं, जो 20 किलो हर्ट्ज जो वोल्टेज की हम मापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसका एक्चुअली रेक्टिफाइड वोल्टेज जो होता है, जो हम कह सकते हैं, वो है आउट एमएसआर का वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज अगर वैरी करेगा तो हमारा आउट एमएसआर का वोल्टेज भी वैरी कर सकता है। अब इसमें ये जो हमारा एलओसी है, एलओसी के बारे में एक और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एलओसी का जो वोल्टेज है 22 से 27 तो मिलेगा, लेकिन इसका वोल्टेज वैरी करता है। मतलब अगर आपको वोल्टेज इसको कम हो लग रहा हो कि कम हो रहा है, इसमें रिपल मापेंगे। ऐसे इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हेलो, आवाज जा रही है सर? जी आ रही है। कंटिन्यू। हाँ सर बंद हो गया। एक्चुअली मोबाइल से चला रहा हूँ, उस पर रिंग आ जाता है ना, फोन आ जाता है तो बंद हो जाता है, इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस। तो सर अपन आउट एमएसआर का भी डिस्कस कर लिए, और इसमें एलओसी का फ्रीक्वेंसी का डिस्कस कर लिए कि अगर हम मीटर को फ्रीक्वेंसी पे करके अगर इसका फ्रीक्वेंसी हम मेजर करेंगे तो 100 हर्ट्ज मिलना चाहिए, 100 हर्ट्ज। वो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटेगा ना, जैसे उसको 80 हर्ट्ज होगा, 70 हर्ट्ज होगा, तो उसमें जो रिपील है, जो 50 वोल्ट हर्ट्ज वाला जो हमारा जो एसी वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा। तो उससे अपने को एलओसी का वोल्टेज, चूंकि वो बिल्कुल रेक्टिफाइड वोल्टेज चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक आरएक्स कार्ड में एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जिसका अपन ने कल किया था चर्चा। अब ये है हमारा जो एल्स्टम एफटीसी का जो है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर है, वो इस तरह होता है सर। इसमें एक्चुअली यहाँ पे एक मीटर भी होना चाहिए, रिस का या फ्लूक का एक मीटर होना चाहिए। तो इसमें अभी इसका फ्लूक का मीटर बाहर निकाल लिया गया होगा। तो देखिए ये है कि इसमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके कैसे हम वोल्टेज ले सकते हैं। तो इसमें से कुछ नॉब है, जैसे ये आउटपुट का नॉब है, ये नीचे जो हम लोग देख रहे हैं ये आउटपुट है, और ये यहाँ पे यहाँ जो हम देख रहे हैं ऊपर इनपुट है। यहाँ पे हम इनपुट मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हम लीड वायर लगाएंगे, और उस लीड वायर को जहाँ पे हमको रीडिंग लेना होगा, जिस फ्रीक्वेंसी का हमारा, जैसे जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कार्ड है, चाहे जहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सप्लाई हमको मेजर करनी है, तो एक्चुअल में उसका एम्पलीट्यूड क्या है उस फ्रीक्वेंसी का, तो उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे कनेक्शन को लीड को लगाएंगे, और पर्टिकुलर जहाँ पे हमको मेजर करना है, जैसे मान लिया जाए कि हमको VTX का मेजर करना है, V आउट का। VTX में तो जो हमको मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी उसमें मिक्स रहता है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर का कोई
योगदान नहीं है, आप उससे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई भी कॉमन मीटर से ले लीजिए रीडिंग। लेकिन वी आउट की रीडिंग आप ले सकते हैं, वी इन की रीडिंग आप ले सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव। या हम जब वहां पे जैसे साइड पे जा रहे हो और अगर हमको साइड पे जो हमारा साइड पे जो रेल पे अगर हमको वोल्टेज मापना है कि कितना वोल्टेज रेल पे हमारा आ रहा है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर हमको बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल मीटर से हो सकता है वो वोल्टेज हमारा सही नहीं मिले, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर का हम यूज करते हैं जो एल्स्टम के लिए स्पेशल है, तो हमको सही चीज मिलेगा और हमको फेलियर एनालाइज करने में भी इससे काफी मदद मिलेगा। तो मेंटेनेंस में भी इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैटरी का है, इसका बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अभी देखिए इसमें क्या है कि इनपुट हम यहाँ देंगे और फिर ये आउटपुट, चूंकि एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर है जो हमको आउटपुट जो है ट्रू आरएमएस का जो मीटर है उसके माध्यम से ही दिखाएगा। तो ये लीड जो है जो हमारा फ्लूक का या रिस का जो मीटर है उसमें हम लगा देंगे, तो जहाँ उसको हम एसी वोल्टेज पे कर देंगे, तो सभी हमको एसी वोल्टेज वहां पे हमको मिल जाएगा जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अब ये है कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए दो नोब दिया हुआ है, दिख रहा होगा, एक है F1 से लेकर के F6 तक के लिए और एक है F7 से लेकर के कितना है 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक। ये दो फ्रीक्वेंसी, दो, एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए है, एक लो फ्रीक्वेंसी का, यानी हमारे लिए ये नॉब है इंपॉर्टेंट। अब ये है कि ये नॉब सेलेक्ट कैसे होगा, तो यहाँ पे एक टॉगल स्विच दिखे दिया हुआ है नीचे, तो टॉगल स्विच में ऊपर लिखा हुआ है चैनल 1 से लेकर के 6 तक और नीचे 7 से लेकर के 14 तक। तो वहां पे हम टॉगल स्विच को उस पोजीशन में करके हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं इसको हम उस पोजीशन में करके उसके बाद हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। तो शायद हम लोग इसके मीटर का यूज करने के लिए सीख गए होंगे, और जो भी हमारे जो टेक्नीशियन जुड़े होंगे अगर अभी उनके लिए बहुत अच्छा था, तो मतलब देख सकते हैं। अभी आते हैं वापस अपने वहां पे, चलते हैं यहाँ। अभी देखिए हमने सारे रीडिंग की कितनी वैल्यू होनी चाहिए ये देख लिया, तो सारी रीडिंग विष्णु जी सर। अब ये चलता है मीटर के बंद पड़ा है? चलता है सर, चलता है ना? हाँ मीटर चलता है सर, इसका बैटरी सिर्फ बैटरी खराब है, मीटर तो सही है सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक मीटर बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल चलता है सर, लेकिन उसका जो ठीक है। बैटरी है ना वो खराब है। अगर हम उसका बैटरी कर दें तो हमारा मीटर जो है मतलब वर्किंग में आ जाएगा, और वो मीटर हम हमेशा यूज नहीं करें, लेकिन कभी फेलियर, कोई क्रिटिकल फेलियर है जिसमें हमको यूज कर सकते हैं। क्योंकि सर इसमें क्या है कि एयरटेल वाले में जो हमारा ट्रू आरएमएस का जो हमारा कोई मीटर अच्छा सा है, जैसे अभी कौन कौन सा मीटर इसमें काम करेगा, कौन कौन सा मीटर इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता है, वो अपन ने उसके मैनुअल जो है उसके हिसाब से हमने इसमें लिखा था। ठीक है, इसमें ठीक है, कंटिन्यू रखिए आप। हाँ मीटर है, इसमें देखिए इसमें लिखा है एक फ्लूक का और एक रिस का मीटर है। ये फ्लूक का 187 जो मीटर है वो मीटर बहुत अच्छा है इसके लिए। ये ब्लर है फोटो, उसको जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें हम जाकर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी वापस एक बार रीडिंग पे चलते हैं। ये यहाँ पे रीडिंग सॉकेट, जितना भी इंटरनल रीडिंग है सारे का सॉकेट यहाँ पे हमको अवेलेबल है, और कौन सी रीडिंग हमको लेना है इसको हमने सारे का जो रेंज है हमने उसका चर्चा कर लिया। तो इसमें हमको मेन मेंटेनेंस में जो हमको ध्यान रखना है, कुछ रीडिंग जैसे VRX का ध्यान रखना है कि VRX में वेरिएशन नहीं हमको देखने को मिले। हमको 24 वोल्ट LOC में अगर कोई वेरिएशन मिलता है तो वो ध्यान रखना है। हमको 20 किलो हर्ट्ज में अगर वेरिएशन मिल रहा है, 20 किलो हर्ट्ज में वेरिएशन तो नहीं मिलता है जनरली, अगर मिल रहा है तो कार्ड ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज में मिलेगा तो 100% ये जो हमारा आउट MSR है उसमें चेंजेस आएगा। तो सारी रीडिंग का तो चर्चा है। इससे पहले जो हम कार्ड में किए थे 5 वोल्ट, देखिए 12 वोल्ट सबका मेजरिंग सॉकेट है, और ये यूज कहाँ में आ रहा है, तो ये जो हमारा जो 5 वोल्ट 12 वोल्ट जो है वो मुख्य रूप से मॉडेम कार्ड और RT कार्ड के लिए है। ये 24 वोल्ट LOC जो है, 24 वोल्ट LOC मेजरिंग सॉकेट और फ्यूज सब यहाँ है, और ये जो 12 वोल्ट का भी फ्यूज के हमने चर्चा किया था वो भी RX कार्ड में था, और हमने उसको देखा गया था कि अंदर अगर हम देखेंगे जैसे ही कार्ड में तो बहुत आराम से दिख जाता है, और पिछले PPT में हमने उसका चर्चा किया था।
तो अभी इसमें सर अपन इसमें एक तो इंड फीड है और एक सेंटर फीड है। तो इंड फीड में और सेंटर फीड में रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ जो VTX साइड की रीडिंग होती है वो सिर्फ हमको नहीं मिलता, उसमें ट्रांसमीटर एक ही होता है। तो VTX की रीडिंग नहीं रहेगी, बाकी सब की रीडिंग रहेगी। तो VTX साइड की रीडिंग नहीं रहेगी, बाकी सारी रीडिंग हमको मिलेगा डबल। तो सारी रीडिंग को मेजर करना ही चाहिए, क्योंकि जो ये रीडिंग है एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब ये जो RX की रीडिंग है इस पे पूरा रीडिंग डिपेंड करेगा हमारा इस RT कार्ड का, और इस RT कार्ड का रीडिंग जो है हमारा इस RX कार्ड पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं कि जैसे हमने RX का रीडिंग ले लिया और इस RT कार्ड का रीडिंग ले लिया और इस RT कार्ड का हम रीडिंग नहीं लिए, तो अगर इसमें किसी तरह का वेरिएशन होगा तो वो हमको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए रीडिंग तो कंप्लीट ही अपन लेते भी है और लेना भी चाहिए। और इसके बाद हम मेंटेनेंस में देखें तो ये जो हमारा ऊपर का टर्मिनेशन है और ये जो हमारा रिले है, तो रिले में भी हम देख सकते हैं कि हमारा इसका प्रॉब्लम कई ये तो क्यू सीरीज का ही रिले है। ये जो हमारा इसका प्लग इन करने के लिए और जो हमारा इसको होल्ड रखने के लिए जो हमारा ये लगा हुआ है क्लिप, तो उस क्लिप को भी देखना है कि कहीं क्लिप लूज तो नहीं हो गया हो, कोई रिले अपना ऐसा तो नहीं हो कि आगे आ गया हो। तो कई बार ऐसा होता है कि वो रिले झुक जाता है और पीछे का कॉन्टेक्ट उसका मेक नहीं हो पाता और उससे फेलियर भी होते हैं। उसके ऊपर ये देखिए बस बार बना हुआ है 110 का। तो उस जो हमने अभी रीडिंग देखा था कि जो हमने रीडिंग का अभी हमने एक पेज देखा था, उस रीडिंग में इस रीडिंग को भी शामिल कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि ये इसका रीडिंग तो हम जिसमें पावर सप्लाई मेजर कर रहे होते हैं, IPS वगैरह देख रहे होते हैं, तो वहां भी हमको दिख जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर हम इस रीडिंग के साथ में इसको हम देखें तो अगर इसमें कोई वेरिएशन होगा तो हमको तुरंत ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी IPS है तो स्टडी है, मतलब वेरिएशन का चांसेस कम है, लेकिन इसको भी मेजर करके देख सकते हैं। इसमें एक अर्थ का भी बस बार बीच में बनाया गया है। ये अर्थ का जो बस बार है हर एक जो हमारा यहाँ यहाँ देखिए इसमें जो वह आगे नहीं लगा हुआ है, तो इसमें क्या है, जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप लोहे का होता है। तो ये एक स्टील का स्ट्रिप है, तो सिर्फ हम स्टील के स्ट्रिप को भी अगर हम अर्थ कर दिए और उसके बाद क्या होता है, ये अंदर साइड से भी वो स्टील से उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। जो नीचे साइड रहता है उसका तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर साइड भी अगर वायर नहीं लगा हुआ है तो वो स्टील से कनेक्ट होकर के तो वो मतलब ELD जो है हमारा अर्थ हो जाता है। उसके माध्यम से हमको ELD का बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि ये अर्थ का टर्मिनल आगे है, तो आगे हम प्रत्येक नट को इस तरह लूपिंग करके उसको भी अर्थ कर सकते हैं। और इसमें लाइटिंग डिस्चार्ज, इसके ऊपर जो हमारी रीडिंग है तो हमारे VTX की बाद की रीडिंग जो हमारा यहाँ मिलेगा। तो VTX और यहाँ के बीच में अगर रीडिंग, जैसे हमारा मान लिया जाए कि V आउट पे वोल्टेज हमको मिल रहा है और V आउट पे वोल्टेज मिल रहा है लेकिन हमारा LD पे वोल्टेज वो नहीं मिल रहा, तो इसके और इसके बीच में एक कनेक्टर जो अपन कल बात किए थे CM2 कनेक्टर आता है। तो उस CM2 कनेक्टर को भी हम चेक कर सकते हैं क्या वहां से वोल्टेज तो नहीं निकल रहा, या वो कनेक्टर तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा। इस तरह हम देख सकते हैं। अगर वो कनेक्टर हमारा सब सही है तो फिर ये हमारा कार्ड का प्रॉब्लम है, या कार्ड अगर हमारा ये कार्ड को हम कहीं और दूसरी जगह डाल के देखते हैं, अगर वो कार्ड सही चल रहा है तो फिर मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है कि मदरबोर्ड से भी वो सप्लाई बाहर नहीं हो रही है। हालांकि मदरबोर्ड का प्रॉब्लम तो सिस्टम में बहुत ही कम आता है। अभी अपन इंटरनल जो भी है अपन ने उसको डिस्कस कर लिया। अभी एक शेड्यूल है T4, इसी में ये PC का ही एक शेड्यूल है T4 जो हाफ ईयरली है। इसमें जो है अपने को जो PBA के साथ जो ज्वाइंट करना है, उसमें जितने भी PBA का आइटम है उसको अपने को देखना होता है। ब्लास्ट क्लियरेंस एक्चुअली ब्लास्ट क्लियरेंस वगैरह उस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब मानसून प्रिकॉशन के टाइम में। और इसमें ये ट्रैक को जो ट्रैक है कितना ग्लूट जॉइंट का, इसमें अगर कहीं ग्लूट जॉइंट है जैसे जो इंड पे, तो वहां पे उसकी वैल्यू है कि 25 मेगा ओम से हम लोग जानते ही हैं 25 मेगा ओम होना चाहिए ड्राई कंडीशन में और 3 किलो ओम होना चाहिए वेट कंडीशन में। तो ये इसको चेक करना होता है। और 50 में ब्लास्ट क्लियरेंस होना चाहिए, 97% लगभग लाइनर लगे होने चाहिए। लेकिन लाइनर देखने में सबसे ज्यादा ध्यान ये रखने का होता है अगर कोई स्लीपर ऐसा मिले जिसके दोनों तरफ ही लाइनर नहीं हो, मतलब दोनों छिड़े पे लाइनर नहीं हो, तो उसको तो तत्काल किसी एक तरफ तो लगवा ही देना चाहिए अगर वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग का आदमी है
उसको लगवा देना चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ लाइनर है एक तरफ नहीं है तो वो तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा फेलियर से, लेकिन अगर दोनों तरफ नहीं है और अगर हमारा स्लीपर किसी तरह प्रॉब्लम कर रहा है तो वो हमको फेलियर दे सकता है। तो इसके बाद T3 भी एक शेड्यूल है। इसमें 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 देखिए, इसमें एक्चुअली ये शेड्यूल तो डीसी ट्रैक सर्किट का जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, एएफटीसी पॉइंट जोन में भी यूज होता है। तो उसके लिए ये है कि गुड इंसुलेशन कंडीशन ऑफ टंगरेल, गेज टाइप प्लेट, स्ट्रेचर वार एंड पॉइंट रोडिंग, जहाँ पे कि हम एएफटीसी यूज कर रहे हैं पॉइंट जोन में। ऐसा इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है तो डीसी ट्रैक सर्किट का है, लेकिन एएफटीसी भी चूंकि पॉइंट जोन में यूज होता है। अब टीएसआर ऑल्सो बी टेस्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है T3 का, कि हमको टीएसआर चेक करना चाहिए। तो मानसून से पहले भी टीएसआर हमको सब जगह चेक करना चाहिए। टीएसआर ट्रैक का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एएफटीसी इंस्टॉल हुआ हो उस टाइम तो बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक बार टीएसआर चेक करने से हमको मियाँ गांव में बहुत अच्छा एक फेलियर मिल गया था। हम लोग मेंटेनेंस के दौरान ही गए थे और वो टीएसआर चेक करते हुए आए जब 2009 के आसपास में ही, जिसमें एएफटीसी लगा था। एएफटीसी लगे हुए लगभग 3-4 महीना हो चुका था। उस टाइम जब हम लोग संट करते हुए ट्रैक को आ रहे थे तो हमको पता चला कि 4980 का जो RX2 का जो पोर्शन है वो सर्किट से बिल्कुल बाहर है। तो उसको तुरंत ही अटेंड करके उसमें पता चला कि उसके पीछे जो हम 2 रिले होती है, TR1 और TR2, तो TR1 TR2 जैसे ही उस रिले में जो क्रॉस प्रोटेक्शन होता है, उस क्रॉस प्रोटेक्शन में कुछ गलत हो गया था वायरिंग, इसके वजह से RX2 जो है वो सर्किट से आउट हो गया था। सिर्फ RX1 ही से हमारा फाइनल TPR जो है पिकअप हो रहा था, तो तुरंत अटेंड हो गया और हमारा बहुत बड़ा फेलियर या कह सकते हैं अनसेफ होने से बच गया और वो हो गया। इसलिए टीएसआर का इंपॉर्टेंस भी बहुत है, और खास करके जो हमारा एस बॉन्ड के पास में वहां तो टीएसआर देखना ही चाहिए। तो अगर हम इसके टीएसआर की बात करें तो टीएसआर इसमें जो एल्स्टम का जो मैनुअल है वो बोलता है कि 0.5 ओम से कहीं भी फेल होगा, 0.5 ओम से ट्यूनिंग जोन को छोड़ दें, तो एस बॉन्ड के एरिया जो ट्यूनिंग जोन है उसको छोड़ दें तो ट्रैक कहीं भी फेल होगा। 2 मीटर दूर कहीं भी 0.5 ओम का अगर हम टीएसआर लगाते हैं तो ट्रैक डाउन तो होना ही चाहिए। और ट्यून्ड जोन में जो है 0.2 ओम बोला है कि 0.2 ओम का अगर हम टीएसआर लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। शायद सीमेंस में वो 0.15 है, तो इतना में वो फेल होना चाहिए। तो टीएसआर का मेंटेनेंस में और हम जो चेक करें तो अच्छा है इसमें। तो अभी से पीरियोडिसिटी का भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि 5 साल और 3 साल और 2 साल होता है चेंज, मतलब बदलने के लिए। तो ये हो गया, हम लोग चर्चा कर लिए मेंटेनेंस शेड्यूल का। अब हम इससे आगे बढ़ें, और तो अब इसमें मेंटेनेंस में ये भी अपने को ध्यान रखना होता है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की कौन सा कार्ड जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा और कौन सा कार्ड यूनिवर्सल होगा। तो वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, इसमें से TX RX कार्ड और RX कार्ड इंटरनल में 2 ही कार्ड है जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा। बाकी जितने भी कार्ड है, मदरबोर्ड है, मॉडेम है, RT है, सब यूनिवर्सल कार्ड होगा और किसी भी फ्रीक्वेंसी के ट्रैक सर्किट में चलेगा। इसके बाद आउटसाइड में जो हमारा ट्यूनिंग यूनिट लगता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। उसमें 3 तरह का ट्यूनिंग यूनिट हम लोग यूज करते हैं। एक तो मिड ट्यूनिंग यूनिट रहेगा, और जो कि सेंटर फीड का जो ट्रैक सर्किट है उसमें TX में, यानी फीड को ट्रांसमिट करने के लिए जो सेंटर में हम TX लगाएंगे वहां पे MPU यूज में आएगा, और EPU यूज में वहां आएगा जहां पे अल्फा बॉन्ड रहेगा, या DC ट्रैक्स AFTC खत्म हो रहा हो और या कोई एक्सल काउंटर जोन स्टार्ट हो रहा हो, यानी जहां पे हमारा FTC खत्म हो रहा हो, EPU यानी इंड पॉइंट यूनिट। इसके बाद एक और यूनिट होता है जो कि जिसमें TX RX दोनों होता है, वो यूनिट वहां पे यूज होता है जहां पे 2 ट्रैक सर्किट AFTC ट्रैक सर्किट एडजॉइंट हो रहा हो, तो वहां पे ये ट्रैक सर्किट ये यूज होगा। इसमें अगर हम इसके टाइप का बात करें तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पिछली बार देखा था कि जो इंस्टॉलेशन के क्रम में कि हमने अप का फ्रीक्वेंसी और डाउन का फ्रीक्वेंसी का एक अलग ही सीरीज है, तो इसलिए ट्यू का भी सीरीज अलग है।
जैसे मान लिया एक ओड और इवन करके हम बात करें तो जैसे मान लिया हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसी है, तो ओड में 2 4 ओड में 1 3 और 5 हो जाएगा, और इवन में हो जाएगा 2 4 और 6। तो 2 4 और 6 से कितने तरह का ट्यूब बनेगा, तो F2 F4 का एक ट्यूब हो जाएगा, F2 F6 का एक ट्यूब हो जाएगा, F4 F6 का एक ट्यूब हो जाएगा, यानी तीन टाइप का ट्यूब ओड फ्रीक्वेंसी से और 3 टाइप का ट्यूब जो है इवन फ्रीक्वेंसी से बनेगा। तो हमको उस हिसाब से अपन देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेयर अवेलेबल कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का है, हमारे सेक्शन में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी के लगे हुए हैं हमारे ट्यूब, और कितने हमारे पास स्पेयर हैं। तो उस तरह हम मेंटेनेंस के दौरान भी इसको हम ध्यान रख सकते हैं। और ये रीडिंग पॉइंट हो गया, और इसका हमने चर्चा कर लिया, इस मीटर के बारे में चर्चा कर लिया। अब इसमें देखिए, इसमें क्लियर है नहीं कि जो अब चूंकि मेंटेनेंस कर रहे हैं तो हमको टूल्स के क्या क्या जरूरत होगा। हम एफटीसी का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो हमको कौन कौन सा टूल्स चाहिए, इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस में कौन कौन सा टूल्स हमको चाहिए, तो वो बहुत जरूरी होता है जानना कि हमारे पास कौन कौन सा मेंटेनेंस क्राइटेरिया है। उसमें वो क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था, ब्लर था, क्योंकि मैंने इससे एक जो एल्स्टम का जो ये देखिए, ये टूल है, अभी दिख रहा होगा। तो इसमें इंडोर टूल किट में हमारे पास क्या क्या होने चाहिए और आउटडोर टूल किट में हमारे पास क्या क्या होने चाहिए। तो इसमें अल्स्टम ने बताया है कि 6 टाइप का टूल्स तो मिनिमम होना चाहिए इंडोर के लिए। डिजिटल मल्टीमीटर का मेक जो इसने मतलब किया है कि जिसका यूज करें तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो हमारा सिस्टम है उसको आप अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो है टेक्स्ट्रॉनिक्स नाम का कोई कंपनी है उसका। और जो फ्लूक और रिस जो हम लोग देखते हैं, फ्लूक और रिस का, इसमें टेक्स्ट्रॉनिक्स का जो है उसमें दिया है कि TX3 में का, और फ्लूक का 187 और 189, और रिस का जो है 18S। ये मॉड्यूल का जो है हमारा मीटर जो है एफटीसी में, जो हमारा एल्स्टम एफटीसी में है, जो सबसे बढ़िया से काम करेगा। इसके बाद देखिए दिया है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वोल्ट मीटर, जो अभी हम लोगों ने देखा था, तो वो एल्स्टम का होना चाहिए, उसका ये नंबर है। स्क्रू ड्राइवर का सेट होना चाहिए, इंसुलेटेड मिनी नोज प्लायर होनी चाहिए, वायर स्ट्रिप होनी चाहिए। ये सारा टूल्स जो है हमारे टेक्नीशियन इसको देख सकते हैं। तो ये टूल्स जो है हमारे पास होने चाहिए जब हम एफटीसी का मेंटेनेंस करने के लिए जा रहे हैं। आउटसाइड कनेक्शन का हम मेंटेनेंस करने जा रहे हैं तो ये सब सारे टूल किट होने चाहिए। लेकिन ये जो टूल किट है वो एल्स्टम के हिसाब से है। अभी क्या है कि जैसे हमने साइड पे जो हमारा होल है, कहीं कहीं हम उसको चेंज कर दिए हैं, तो वहाँ जो हमारा वोल्ट है और नट है उसकी साइज अलग हो गया है। ये जो टूल किट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ओनली उसके लिए है जहां पे बिल्कुल एल्स्टम का जो मतलब इंस्टॉलेशन है बिल्कुल उसके अनुसार हुआ है, उसके गाइडलाइन के अनुसार हुआ है, तो वहाँ ये टूल किट काम करेगा। अब जैसे मान लिया जाए अभी कहीं कहीं 24 का लगा दिया गया है, अब वहाँ पे हम अगर ये टूल किट लेके चले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उसका भी अपने को ध्यान रखना है कि हमारे साइट पे किस तरह का इंस्टॉलेशन है। अगर इसके तरह इंस्टॉलेशन है तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टूल किट दिया हुआ है, अगर इतना ले जाते हैं तो हम किसी भी तरह का फेलियर या किसी भी तरह का मेंटेनेंस एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम वापस पीपीटी में जाते हैं। तो इसमें यही था जो कि अपने को दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने वापस उसमें ले गए जहां से हमने उस डॉक्यूमेंट को उठाया था। तो अब आगे आते हैं कि इसमें पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। पावर सप्लाई, कितने पावर सप्लाई हमारे कार्डों में होते हैं और उसको हमको मेजर करना होता है। तो इसमें देखिए कि हमारा ये 24 वोल्ट जो SW लिखा है
वो टेस्ट पॉइंट नॉट अवेलेबल है, कहीं है नहीं। लेकिन ये 24 वोल्ट SW पॉइंट जोन के लिए होता है। ये एक्चुअली RT कार्ड में होता है और इसका फ्यूज भी RT कार्ड के अंदर होता है। अभी इसमें बाकी 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, DIG 50 वोल्ट सारे का हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम इससे भी आगे थोड़ा चले जाते हैं। अभी इसमें क्या है कि अब मेंटेनेंस हम कर रहे हैं तो हमको इसकी थोड़ी सी परिसीमाएं जो हमारी है वो मालूम होनी चाहिए कि कितना इसका परिसीमा है, कितने पे ये चलेगा, कितने पे नहीं चलेगा। तो इसमें सभी ट्रैक, मैक्सिमम ट्रैक लेंथ, मिनिमम ट्रैक लेंथ कितना होना चाहिए। जैसे अगर हमारा DTC 24 का भी हम चर्चा करें, सिर्फ हम DTC 24 का ही यहाँ पे कर रहे हैं, तो DTC 24 में 700 मीटर, अभी हम पिछले PPT में भी चर्चा किए थे कि इसका ट्रैक लेंथ 700 मीटर होता है मैक्सिमम इंड फीड का, और मिनिमम 350 से 400 मीटर तक इंड फीड का होता है। और सॉरी ये 400, ये DTC किसका है, ये DTC 921 का है, इसको अपन नहीं देखेंगे। ये 700 मीटर होता है मिनिमम लेंथ, 100 मीटर होता है। और इलेक्ट्रिक ज्वाइंट जो है, जो हमारा एस बॉन्ड है, उसमें जो ट्यून जोन होगा, टोटल लंबाई L1 और L2 जोड़ करके जो लंबाई होगा वो टोटल 18.6 से लेकर के 25.4 होता है। ब्लास्ट रेजिस्टेंस कितना पे मिनिमम पे ये काम कर सकता है, वो 2 ओम होता है, इसका भी अपन डिस्कशन कर लिए थे। कैरियर फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया कि F1 से लेकर के F6 तक इसका फ्रीक्वेंसी होगा। हर एक दो नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच में 400 हर्ट्ज का डिफरेंसेस होगा। तो अगर हमको एक फ्रीक्वेंसी भी है और हमको दिमाग में रहता है कि अगर F1 हमारा 2.1 से स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज का होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसका तो कहीं जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि जो कार्ड आपको आता है F1, F2, F3 के नाम से आता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का कोई है नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंसी का जरूरत कब है, जब हम उसमें रीडिंग ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए F1 का ले रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेलेक्टिव मीटर में भी आपको सिलेक्शन मिल जाता है, आराम से मेजर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है ये बताया है कि -20 से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा। ये हमने जो इसका स्पेसिफिकेशन है उसमें भी हमने जाकर के देखा था। उसका भी स्पेसिफिकेशन में जो RDSO का है उसमें जो टेस्ट बताता है कि जो FTC अल्स्ट्रम FTC को जो टेस्ट किया होगा RDSO में, वो इतना पे रेंज पे ही किया है, इसलिए इसका स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो है इतना रेंज पे वर्क करता है। लेकिन शायद इसमें अब डॉट है, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे तो FTC काम करता नहीं है, क्योंकि गर्मी से अल्स्ट्रम FTC फेल होने का बहुत ज्यादा केसेस अपने सेक्शन में देखने को मिलते हैं। अभी आगे बढ़े अगर, तो अभी देखिए वापस ये मेंटेनेंस में क्या है कि सारे को हम कैसे कितना मेजरिंग सॉकेट का इसमें डॉक्यूमेंट के अनुसार ये व्यू है। अभी हमने जो देख रहे थे वो एक्चुअली इमेज का व्यू था। तो इसमें से यहाँ पे जस्ट ये दोनों चीजें अवेलेबल है कि हमारा सॉकेट भी है, कहाँ लेना है मेजर, और उसका वोल्टेज का रेंज क्या होना चाहिए। तो यहाँ से ये शीट को हम देख करके हम जान सकते हैं कि हमारा रेंज कितना है। रेंज की चर्चा तो हम लोग कर लिए थे, तो फिर इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करके आगे बढ़ते हैं। अब मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस में ये भी डॉक्यूमेंट हमने एल्स्ट्रम के जो मैनुअल है वहां से उठाया है, तो शायद थोड़ा ब्लर तो होगा, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं। जो हम लोग चर्चा की है वो मेंटेनेंस के बारे में कि हमको मेंटेनेंस एक्टिविटीज में क्या क्या रखना है, जो हमने शेड्यूल में चर्चा किया है उसी शेड्यूल का यहाँ पे वर्णन है, और उसमें वो टूल्स का वर्णन है कि कौन सा टूल्स हम यूज करेंगे। इसके बाद है कि रिप्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम मेंटेनेंस के दौरान अगर हमको जरूरत हुआ, कुछ हमको वेरिएशन मिला किसी में और हमको मॉड्यूल को रिप्लेस करना है, तो मॉड्यूल को रिप्लेस करना है तो क्या क्या हमको सावधानी बरतनी है, कैसे रिप्लेस करना है। इसमें स्पष्ट कहा कि कोई भी मॉड्यूल आपको रिप्लेस करना हो तो सबसे पहले FTC को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, पावर को टर्न ऑफ कर देना चाहिए, और पावर को टर्न ऑफ करके थोड़ा रुक जाइए। उसके बाद जो भी मॉड्यूल आपको निकालना हो उसको निकाल लीजिए। उसके बाद आप दूसरे मॉड्यूल को लगा करके फिर आप स्विच ऑन करिए। तो ये बताया है। लेकिन जहां तक अभी स्विच का अभी अपन चर्चा किए, तो स्विच के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। TX में RX कार्ड में एक स्विच होता है, वही स्विच जो है एक TX RX कार्ड को ऑन ऑफ करने के लिए सभी रहता है। और अगर हमारा सेंटर फीड है तो उसमें एक कार्ड और आएगा, लेकिन उसका स्विच डमी होता है, वो स्विच वर्किंग में नहीं होता।
जिसमें TX और RX कार्ड दोनों अवेलेबल है, वही स्विच वर्क में होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा चूंकि गर्मी में हीट होता है तो स्विच भी गर्म होकर के स्विच खराब हो जाता है। हेलो सर, मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं सर। तो क्या है, बीच में कनेक्शन ड्रॉपेज का मैसेज आता है, तो हमको लगा कि हो सकता है नहीं मिल रहा हो। तो अभी जैसे स्विच में क्या है कि इसका स्विच खराब होने का फेलियर भी बहुत सारे आए हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे यहाँ का 280 रात में 2 बजे ट्रैक्शन ट्रिप हुआ, और उसमें क्या था कि हमारा जो इन्वर्टर था वो लोड छोड़ करके CBT पे चला गया था। तो एक बार जब उसका सप्लाई कट होकर के वापस आया तो 280 का जो पूरा का पूरा सिस्टम बंद पड़ गया। जब हम लोग जॉनी सर वहां गए थे सबसे पहले, जॉनी सर शायद जुड़े होंगे, उनको ध्यान होगा। हेलो सर, जॉनी सर। हाँ 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 हूँ मैं। हाँ, तो अपन हाँ नाइट में अपन वो गए तो अपन जब सामने पूरा बंद मिला तो पूरा ब्लैंक ऑफ मिला, और स्विच भी ऐसे देखने में बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि वो स्विच खराब है, और स्विच को ऑन ऑफ करके देखा गया तो वो तो ऑन ऑफ जैसा लग रहे थे। हमने स्विच को उसको प्रेस भी किया लेकिन किसी तरह का इंडिकेशन नहीं आया। तो हम ऐसा सोचे, चूंकि ट्रैक्शन ट्रिप में ये फेल हुआ था तो हम मिसगाइड भी हुए। हमको ऐसा लगा कि इसका कहीं अपना जो PSU है वो तो खराब नहीं हो गया, तो हमने आनन फानन में PSU भी बदल दिया। हालांकि वो अभी गाड़ियां कम है और मार्जिन हमारे पास अच्छा मिल गया था, तो हमने PSU बदला, लेकिन PSU बदलने के बाद भी उसमें किसी तरह का इंडिकेशन नहीं आया। तो फिर हमको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका स्विच ही खराब हो गया हो, लेकिन हमारे पास उस फ्रीक्वेंसी का कोई TX-RX कार्ड भी नहीं था कि हम दूसरे TX-RX कार्ड उसमें लगा के देखें। लेकिन दिमाग में इतना बात आया कि चलो दूसरे इस फ्रीक्वेंसी का नहीं है तो किसी भी फ्रीक्वेंसी का डाल के देखते हैं कौन कौन सा इंडिकेशन आता है। तो हमने देखा कि जब हमने दूसरे फ्रीक्वेंसी का TX-RX कार्ड उसमें हमने इंसर्ट किया तो मतलब जो इंडिकेशन नॉर्मली जो सप्लाई के आने चाहिए वो आ गए। तो हमको लग गया कि ये स्विच का ही डॉट है। फिर उसको हमको स्विच को जो है रिप्लेस तो कर नहीं सकते थे, दूसरे स्विच तो हमारे पास है नहीं, आखिर में उसको थ्रू करना पड़ा। तो इसमें बहुत अच्छा है कि स्विच में 4 कनेक्शन होता है, तो अपने को मालूम भी होना चाहिए कि किसको किसके साथ थ्रू करना है। अगर मान लिया कभी कंडीशन ऐसा आ गया हमको स्विच ही थ्रू करने का हुआ, 4 है, चारों का वायर का जो कलर है एक ही रहता है, रेड। अब अगर हम दूसरे वायर को दूसरे के साथ अगर हम कर दिए और वो हमारा स्विच भी खराब पड़ा हुआ है तो वो कंटिन्यूटी भी नहीं देगा कि हम उसको कंटिन्यूटी चेक करके हम पता कर लें कि वायर कौन सा है। तो थोड़ा इसका पहले से अगर जानकारी हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें जो कंटिन्यूटी मिलता है वो वर्टिकल मिलता है। अगर हम स्विच को देखेंगे तो 2 तरह से कनेक्शन बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो उसमें जो हमारा स्विच का जो कनेक्शन है वो वर्टिकल होता है, तो हम उसको वर्टिकल 2 कनेक्शन होते हैं, दोनों वायर को निकाल करके फिर हमको आपस में उसको शुरू करना पड़ा, तब जाकर के हम फिर उस कार्ड को लगा दिए, वो कार्ड बढ़िया से चल रहा है। यानी वो इसका स्विच का प्रॉब्लम आता है, अगर इसको बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो हो सकता है कि वो ट्रैक हमारा प्रॉब्लम करे। लेकिन इसका कहना है कि कोई भी अगर आप मॉड्यूल रिप्लेस करते हैं तो बिना स्विच ऑफ किए कोई भी मॉड्यूल का रिप्लेसमेंट नहीं करिए। अब मेंटेनेंस में एक चीज और हम लोग से छूट गया शायद, ये VTX और VRX के बीच में जो जंपर की सेटिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें 2 तरह का सेटिंग है, इसमें 2 तरह की सेटिंग है। यहाँ पे वापस आते हैं, इसमें जंपर सेटिंग डॉक्यूमेंट में दिखाया है। तो इसमें जो नीचे साइड का है, जैसे हमारा VTX साइड में अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह से होता है। जो हम ऊपर का जो वैल्यू है ज्यादा इंक्रीज करेगा, मतलब एक ऐसा होता है कि एक ज्यादा इंक्रीज करता है और एक कम इंक्रीज करता है। मतलब एक अगर हमको थोड़ा बहुत ही एडजस्ट करना हो तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, तो एक 4 वाला जो ग्रुप है उसमें 200-300 मिली वोल्ट ऐसे, मतलब 50 मिली वोल्ट ऐसे बढ़ेगा आपका वोल्टेज। लेकिन एक में है कि आपको एक साथ 200-400 मिली वोल्ट का इंक्रीज आ जाएगा। जैसे RX साइड अगर आप नीचे का जो एडजस्टमेंट करेंगे, अगर उसको आप डिस्टेंस में लाएंगे तो फ्रीक्वेंसी मतलब वोल्टेज हमारा जो काफी बढ़ जाता है। तो ये एडजस्टमेंट का इसका सही तरीका भी इसमें दिखाया है
कि इसको जब भी हमको इंसर्ट करना है तो इसी तरह इंसर्ट करना है, इसको उल्टे वे में इंसर्ट नहीं करना है, नहीं तो वो ट्रैक फेल रह जाएगा, वो पिकअप नहीं होता। अभी रिप्लेसमेंट के बारे में हम जान गए। और ये देखिए एस बॉन्ड के लास्ट में ट्यूनिंग यूनिट के बारे में कि रिप्लेसमेंट ऑफ एस बॉन्ड, तो अपन एस बॉन्ड इसमें मॉडेम कार्ड में भी बताया है कि मॉडेम कार्ड के रिप्लेसमेंट के टाइम में उनको जंपरों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जंपर कहाँ है, तो पिछली बार भी अपन ने उसको देख लिया था, समझ लिया था। अभी एस बॉन्ड का रिप्लेसमेंट है तो वो तो बिल्कुल सिंपल है कि हमारा एस बॉन्ड को रिप्लेस करने के लिए जिस माप का एस बॉन्ड चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल अपने ध्यान रखें, कभी अपन ऐसा सोचते हैं कि जैसे एस बॉन्ड का अपन देखें कि एस बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है। जैसे मान लेते हैं कि एफ बॉन्ड जैसे इस पे आ जाए, जैसे हमारा कोई F1 F3 का हम कह रहे हैं कि 30.5 का बॉन्ड है और ये 29.1 है। अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखें तो काफी कम है, यानी 1 मीटर जैसा डिफरेंस है। और देखिए जैसे यही F4 F6 और F3 F5 का जैसे 24.2 है और 23.7 है। तो कभी कभी जैसे मान लिया जाए क्या होता है कि हमारे पास 24.2 का बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है 23.7 वाला कम का अंतर है, इसी को लगा देते हैं। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने को पता नहीं है अगर कि 23 और 23.7 इसमें क्यों रखा है, 24.2 इसमें क्यों रखा है, तो हमको बिल्कुल इसने जो बताया कि 24.2 है तो 24.2 का ही बॉन्ड हम लगाएंगे। कभी भी उससे कम एक अगर 24 का भी अगर हमारे पास बॉन्ड है तो उसको भी हम ना लगाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके जो इसमें मैनुअल है उसके हिसाब से ही अपन बॉन्ड का रिप्लेसमेंट करें तो ज्यादा बेटर है। मेंटेनेंस में अपने को ये विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें फ्यूजेज है, इसमें जो कुछ फ्यूजेज है 50 वोल्ट का, कितने एम्पियर का फ्यूज होता है वो जानना चाहिए एक्चुअली। वो जो ग्लास टाइप फ्यूज होता है वो कितने एम्पियर का होता है, तो 50 वोल्ट जब फ्यूज होता है, जो 50 वोल्ट का फ्यूज के ऊपर जो फ्यूज लगा होता है, 50 वोल्ट जो डीसी सप्लाई जहां मेजर करते हैं टीएक्स कार्ड में सबसे नीचे साइड, वहां पे जो फ्यूज लगा रहता है वो 4 एम्पियर का होता है। और 24 वोल्ट लोकल एलओसी का जो फ्यूज होता है वो 1 एम्पियर का होता है। 24 वोल्ट डीआईजी का भी जो फ्यूज होता है वो भी 1 एम्पियर का होता है। और 12 वोल्ट का जो इंटरनल मतलब आरएक्स तार के अंदर जो एक फ्यूज ग्लास टाइप फ्यूज हमने देखा था वो भी 1 एम्पियर का होता है। एक कैपेसिटी है, अगर हमारे पास ग्लास फ्यूज अगर इस कैपेसिटी के अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, एक आध तो कम से कम स्पेयर में होना ही चाहिए, कभी अगर जरूरत पड़ जाए अपने को रिप्लेस करने का तो अपन कर पाए। फिर ये आउटसाइड का मेंटेनेंस में अपन अगर देखें तो ये रीडिंग है, तो इस रीडिंग में जो हम अगर बात करें कि बाहर हमको रीडिंग में क्या देखना है और कनेक्शन में क्या देखना है, तो आउटसाइड कनेक्शन अभी जैसे पहली बार जब हम लोग T1 शेड्यूल का हम वर्णन कर रहे थे, अपन उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपने को उसमें देखना क्या है, अपन ने उसको डिस्कस किया। अब इसमें जो रीडिंग है ट्यूब में जो हमारा रीडिंग है, तो ट्यूब में रीडिंग हमारा क्या है कि AB, BC, CN3 और CN4 ये 4 रीडिंग होता है। तो AB का जो रीडिंग रहेगा वो CN3 को प्रभावित करेगा, BC का जो रीडिंग रहेगा वो CN4 को वैल्यू को इफेक्ट करेगा। तो ये हम AB, BC, CN3, CN4 का हम वैल्यू नोट करते हैं। अगर इसमें किसी तरह का वेरिएशन मिलता है, हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा जो रिसीविंग वोल्टेज है वो 300 मिली वोल्ट से कम नहीं हो। जो हमारा रेल से जो ट्यूब तक जो आ रहा है, जो वोल्टेज हम रिसीव कर रहे हैं, कम से कम 300 मिली वोल्ट अगर है तो वो ट्रैक सर्किट चलती है। हालांकि हम कई ट्रैक सर्किट में देखे कि अपन वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ता नहीं है, 280 और 290 भी रहता है तो भी ट्रैक सर्किट चलता है, लेकिन 300 मिली वोल्ट इसका मिनिमम है और मैक्सिमम 1.5 वोल्ट या उससे ज्यादा तक मिलता है। तो ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, तो 1.5 तक तो रिसीव, अगर ज्यादा उससे ज्यादा मिल रहा है तो TX साइड से आप वोल्टेज को कम कर देंगे तो RX में रिसीव होना थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये CN3 और CN4 है।
तो CN3 CN4 के जहां बात करें तो ये तो TX के रूप में भी सप्लाई जो आएगा वो भी आपको मिलेगा। अगर कोई CN3 का जो ट्रैक है, जो मान लिया कोई F1 फ्रीक्वेंसी का, वो TX के रूप में यूज है, तो वहां पर आपका जो वोल्टेज है वो लगभग, जो हम 10 से 90 वोल्ट की बात कर रहे थे TX का, उसका डबल हो जाता है आपको LD के पास। जैसे मान लिया जाए कि 35 वोल्ट के आसपास हमारा VTX मिल रहा है, तो जब उसी वोल्टेज को आप LD पे मापेंगे तो लगभग 75 से 80 वोल्ट के आसपास मिलेगा। और वो वोल्टेज आपको साइड पे जो है 73 मिल सकता है, 75 मिल सकता है, 80 मिल सकता है। कहीं कहीं आपको अगर वोल्टेज काफी दूर वाला बूस्टअप है तो 110 वोल्ट तक, 100 वोल्ट तक भी मिलता है जो TX का है। और RX का वोल्टेज है तो वो 1.5 वोल्ट से लेकर के आपका 5 वोल्ट 60 वोल्ट तक मिलता है। तो बीन में भी अपन ने डिस्कस कर लिया कि बीन के मेंटेनेंस में अगर उसका एक्चुअल वोल्टेज देखना है तो कैसे देखना है, या तो आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर लेके जाइए, उससे चेक करिए, या कंसर्न ट्रैक जो उसके साथ वाला ट्रैक है उसको बंद करिए, तब आपको रीडिंग मिलेगा। अभी इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। और एस बॉन्ड जो लगा हुआ रहता है साइड पे, उस पे क्लिप वगैरह के जो बात कल हम डिस्कस किए थे बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तो क्लिप सब जगह से लगभग रिमूव हो गया, जब वो क्लिप भी कहाँ चला गया पता नहीं। अभी ये एडजस्टमेंट के बारे में है कि किस तरह हमको करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए। ये राइट, अभी अपन ऊपर भी देखा था कि अपन जब भी एडजस्टमेंट करें अपने उसको पिन जो लगाते हैं ये इस पोजीशन में होना चाहिए। कभी गलती से भी इस तरह का नहीं करेंगे, या उल्टा हम बिल्कुल इसके अपोजिट नहीं करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी का है, इसके बारे में अब हम मेंटेनेंस का लगभग डिस्कशन कर चुके हैं। अब डिस्कशन करते हैं कि हम अगर हमारे फॉल्ट आ गया, AFTC में किसी तरह का फॉल्ट आ गया, तो उसको कैसे हम पता करेंगे कि फॉल्ट क्या है। अब फॉल्ट क्या आया है इसको पता करने के लिए एक बार हम उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह उसका फ्लो है, मतलब फ्लो चार्ट जो है उसका फ्रीक्वेंसी किस तरह चलता है वो जो, तो उसको जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा कार्ड से किस तरह होता हुआ और कहाँ तक फाइनल आउटपुट आएगा और कैसे साइड से इन होगा, कहाँ कहाँ कौन सा इंडिकेशन पहले आना चाहिए, पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रहा है। ये तो सबसे पहले हमने पिछली बार भी पावर सप्लाई के बारे में जब डिस्कस किए तो उसको स्किप कर दिए थे कि पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन जान लेते हैं। PSU हम लोग बहुत बार बात किए। तो PSU जो होता है, PSU हमारा काम क्या है, तो वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें टैपिंग होता है 3। वो क्या है कि 110 वोल्ट AC लेगा और उसमें जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसको कम कर करके 24 वोल्ट का 2 सप्लाई और 19 वोल्ट का 1 सप्लाई जनरेट करेगा। अब इसमें देखिए कि ये जो TX कार्ड में जो हम 50 वोल्ट फ्यूज की जो बात करते हैं, तो जैसे वो फ्यूज चला जाता है, जैसे अपन जब वहां पे जैसे रात वाले फेलियर का बताया कि हम फ्यूज पे डॉट क्यों गया, क्योंकि वो 50 वोल्ट फ्यूज चला जाएगा। तो यही ये फ्यूज का बताया कि ये जो 50 वोल्ट होता है जो हमारा CBT में होता है, उसका फ्यूज कहाँ होता है आगे देखने के लिए ये देखिए यहाँ बताया है कि ये सीधा सीधा होता है TX कार्ड में। और इसमें भी एक फ्यूज होता है जो 110 वोल्ट और 10 वोल्ट करके लिखा रहता है। जो CBT का हम पीछे देखेंगे उसका क्या बोलते हैं, ये बैक व्यू देखेंगे, अगर हम उसको देखना चाहें तो हम पिक्चर में दिखा सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए ये फ्यूज है और यहाँ 10 वोल्ट का है, तो यहाँ पे 50 वोल्ट का फ्यूज है। यहाँ पे ये फ्यूज अगर ब्लोन होगा तो ये हमारा ये कनेक्शन तो आएगा, ये पूरा का पूरा PSU की सप्लाई आगे बंद हो जाएगी। ये फ्यूज का भी इंपॉर्टेंस, अगर हमारा जैसे पूरा ब्लैंक मिला था तो हम आकर के PSU डायरेक्ट हमने चेंज नहीं किया था, हमने सबसे पहले इस फ्यूज को भी देखा था
और साथ में ये जो कोड है, ये जो कोड हमारे सप्लाई लेके आ रही है कि नहीं लेके आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ऊपर से कनेक्शन है और ये कोड वायर यहाँ तक सप्लाई ही नहीं लेके आ रही है 110। तो इसने हमने इसको बाहर निकाल के मीटर का नेट लगाकर इसको भी हमने देखा था कि 110 आ रही थी, 110 आ रही थी, ये फ्यूज भी बराबर था। तो हमारा था कि भाई पीएसयू तो खराब हो नहीं सकता, लेकिन एक्चुअली कोई भी रीडिंग नहीं थी, हमने स्विच को ऑन ऑफ भी किया था, फिर भी वो बराबर नहीं हो रहा था, तो इसलिए एक बार पीएसयू को चेंज करके देखना पड़ा था। तो ये हमारा पीएसयू है। अभी हम 24 वोल्ट और 24 वोल्ट ये सारे जो वोल्टेज जनरेट होते हैं वो आते हैं सीधा सीधा आरएक्स कार्ड में, यानी जितना भी पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन है और पावर सप्लाई जो जनरेट होता है वो आरएक्स कार्ड में ही जनरेट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सीधा सीधा देखने के लिए बहुत अच्छा बताया, देखिए जैसे तीर का निशान देखिए सीधा उधर से आते हुए यहाँ आया है, मतलब वोल्टेज जनरेट यहाँ हो रहा है और यहाँ से जनरेट होकर के वोल्टेज किस कार्ड में जा रहा है, तो आरएक्स कार्ड में जा रहा है। उसके बाद आरएक्स कार्ड से कौन कौन सा वोल्टेज जनरेट हो रहा है, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा दिखाया कि 24 वोल्ट एलओसी, देखिए यहाँ से ये दिखाया कि निकल के गया कहाँ, देखिए ये सीधा 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 इसमें गया, यानी ये कौन सा कार्ड है, आरटी कार्ड है। यानी हमारा आरएक्स में जो 24 वोल्ट एलओसी है, वोल्टेज भी यहाँ मेजर करने का ये आरटी में है, इसका फ्यूज यहाँ से, और जनरेट भी ये 24 वोल्ट एलओसी आरएक्स कार्ड में भी होता है। कल भी हमने इस बात का चर्चा किए थे कि अगर 24 वोल्ट आपके पास अवेलेबल नहीं हो, फ्यूज आपका बराबर हो, फिर भी आपका एलओसी नहीं मिल रहा हो, तो ऐसा नहीं कि हमको आरटी कार्ड रिप्लेस करना है, हमको रिप्लेस करना है आरएक्स कार्ड, यानी पीएक्स आरएक्स कार्ड बदलने से ही बराबर होगा। इसी तरह प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट अगर हमको नहीं मिलता है तो भी हमारा प्रॉब्लम आरएक्स कार्ड में होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अगर आरएक्स कार्ड में संभावना नहीं है तो फिर आरएक्स कार्ड से जो आरटी कार्ड में जो वोल्टेज जाता है वो मदरबोर्ड से होके जाता है। तो अगर हमारा आरएक्स कार्ड वोल्टेज जनरेट हो रहा है और आरटी कार्ड में पहुंच नहीं रहा है तो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां सीधा मेजरिंग सॉकेट है। कम से कम अगर हमारा आरएक्स जनरेट कर रहा है तो वो वोल्टेज तो मिलना ही चाहिए, भले उसका मान लिया जाए कि वो वोल्टेज जो आया और वो वोल्टेज आरटी कार्ड को चला नहीं पा रहा है, आरटी कार्ड में इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो वोल्टेज तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो मदरबोर्ड से होता हुआ आरटी कार्ड में जब आएगा तो मेजरिंग सॉकेट में सबसे पहले आएगा। तो इसलिए हमको ये मेजर करते हुए हम बिल्कुल आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज अगर सप्लाई का फेलियर है तो किस कार्ड में प्रॉब्लम है और उस कार्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह एक 5 वोल्ट का देखिए, बहुत अच्छा है, 5 वोल्ट कहाँ जनरेट होता है, तो 5 वोल्ट कल भी अपन डिस्कस किए थे कि 5 वोल्ट जो जनरेट होता है वो आरटी कार्ड में जनरेट होता है। क्योंकि फेलियर हमको एनालाइज करना है तो हमको जानना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ से बनेगा, तो हम फेलियर आराम से रेक्टिफाई कर देंगे। ये 5 वोल्ट में देखिए स्पष्ट है कि यहाँ से निकला और ये कहाँ गया, मॉडेम कार्ड। तो मॉडेम कार्ड में जो है ये वोल्टेज जो 12 वोल्ट भी जा रहा है, 5 वोल्ट भी जा रहा है, और ये जो 12 वोल्ट है और ये जो आरटी कार्ड में जा रहा है यहाँ भी यूज हो रहा है, और वहां से मेजरिंग सॉकेट है इसलिए वहां पे, और उससे सीधा मॉडेम कार्ड में जा रहा है। तो ये हमारा हम लोग पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हम समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकते हैं। पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लियर हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद इसमें जो इसका फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमको किस तरह चलेगा, ये इंड फीड का है, मतलब एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर से किस तरह सिग्नल आएगा इस तरह। तो सबसे पहले इसमें देखिए मॉडेम कार्ड दिया है, मॉडेम कार्ड से स्टार्ट होगा, मॉडेम कार्ड से स्टार्ट होगा, वहां से फ्रीक्वेंसी सीधा आएगा किसमें, टीएक्स कार्ड में, टीएक्स कार्ड में आएगा। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर होता है, मॉडेम कार्ड में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ वो एम्पलीफाई होगा, एम्पलीफाई होने के बाद वही एम्पलीट्यूड वो वोल्टेज जो हम मेजर करते हैं टीएक्स कार्ड में वीटीएक्स के रूप में मेजर करते हैं।
फिर VTX के बाद एक फिल्टर आता है V आउट के बीच में। तो V आउट और VTX के बीच में जो फिल्टर है वो एक्चुअली TX फिल्टर है। तो वहां से फिल्टर होकर के वो वोल्टेज मिलेगा V आउट पे। V आउट पे मिलेगा। अब V आउट के बाद वो मदरबोर्ड में जाता है CN2 पे, लेकिन V आउट से CN2 के बीच में भी फिर वो वोल्टेज मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो वोल्टेज ऐसा मतलब बताते हैं कि उस टाइम क्या उसका वोल्टेज बढ़ जाता है और उसकी जो करंट रहता है वो वहां पे थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं लो करंट हाई वोल्टेज पे जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद जो है ट्रांसमिट होकर के जब रेल से होता हुआ ट्रांसमिट होकर के जाएगा ट्यूनिंग यूनिट में, वहां पे यहाँ पे एलडी जो है रिले रूम में ही रहेगा, CN2 से एलडी पे जाता है और लाइटिंग डिस्चार्जर से निकलने के बाद हमारा जो जाएगा ट्यूनिंग यूनिट में। ट्यूनिंग यूनिट में देखिए यहाँ पे CN3 पे इसको लगाया है, तो CN3 पे तब लगेगा जब वो लो फ्रीक्वेंसी वाला होगा। तो CN3 से जाएगा फिर AB, यानी CN3 से जो हमारा अगर इन होता है तो रेल के लिए आउट हमेशा AB से होगा और वहां से जाएगा हमारा रेल पे। फिर रेल से जो है वो ट्रेवल करता हुआ दूसरे छिड़े से जो हमारा RX यूनिट होगा वहां से रिसीव होगा। तो चूंकि यहाँ AB है तो वहां भी AB पे ही होगा, तो AB से आएगा और CN3 से वापस यहाँ भी जो ट्यूनिंग यूनिट है यहाँ से जो वोल्टेज वो रिसीव करेगा, इसमें भी फिल्टर है एक्चुअली। ये फ्रीक्वेंसी हाँ सर, तो इसमें ये फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से मतलब सिग्नल्स यहाँ से बिल्कुल CN3 से निकलेगा। इसके बीच में भी एक फिल्टर है ट्यूनिंग में, वो जो है मान लिया F1 F3 का है, तो F1 फ्रीक्वेंसी जैसे बिल्कुल उसी को फिल्टर करके फिर यहाँ से उसको बूस्ट करेगा। तो बूस्ट करने के बाद वो जो है वापस उसको रिले रूम भेजेगा और वहां से हमारा जो वापस लाइटिंग डिस्चार्जर से होता हुआ वापस CN2 कनेक्टर में आएगा। CN2 कनेक्टर से आएगा V इन में। अब ये देखिए CN2 जो कनेक्टर है और V आउट V इन है, इसके बीच में बताया कि एक केबो सेटिंग भी होता है, उसके बीच में वो केबो सेटिंग का जो जंपर है उससे होता हुआ आएगा कहाँ, RX कार्ड में। RX कार्ड में सबसे पहले फिल्टर में आएगा और जो भी दूसरी फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो भी दूसरी फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल है उसको वहां न्यूट्रलाइज कर देगा और ओनली उसी फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करके आगे प्रोसीड करेगा जो फ्रीक्वेंसी का वो कार्ड है। तो जैसे ये जो VRX पे जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो बिल्कुल फिल्टर्ड वोल्टेज मिलेगा। तो VRX पे कभी भी हम अगर वोल्टेज देखते हैं, अगर हम देखें तो अगर हम ये सेलेक्टिव मीटर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मीटर से अगर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज प्राप्त होगा। बिल्कुल उसका फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास 2RMS का अगर जिसे हम उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करना चाहें कि वो VRX पे कितनी फ्रीक्वेंसी का मतलब AC वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, तो हमारे पास अगर फ्लूक का कोई 187 अच्छा सा मीटर हो तो उसको उसमें फ्रीक्वेंसी मेजर करने का भी है ऑप्शन, वहां पे फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे तो अगर 2.1 का है तो बिल्कुल 2.1 ही बताएगा। उसके बाद वहां से वापस एम्पलीफायर में जाता है। अभी देखिए इसी एम्पलीफायर में जाकर के जो हम बात कर रहे थे कि MSR प्लस माइनस का, तो यहाँ से ये होता हुआ जो RMS है MSR प्लस माइनस का वोल्टेज, जो ये देखिए यहाँ MSR प्लस माइनस वोल्टेज लिखा हुआ है। तो हम यहाँ कल भी डिस्कस किए थे कि कुछ नहीं होता, VRX का जो वोल्टेज होता है वो VRX का वोल्टेज जो MSR पे मिलता है, बस यहाँ AC रहता है और वहाँ वो DC हो जाता है और उसके बीच में एक एम्पलीफायर है, बस वो एम्पलीफायर करके दिया MSR प्लस माइनस में हम उसको DC के रूप में मेजर करते हैं। उसके बाद यहाँ आता है। अब ये तो ये वोल्टेज है, ये एम्पलीफायर वाला वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं, मतलब जो हमारा VRX से वोल्टेज आकर के जो एम्पलीफाइड हो रहा है, एम्पलीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखिए ये MSR पे मिलेगा। तो कभी अगर ऐसा होता है कि VRX पे हमको वोल्टेज अच्छा मिल रहा है और MSR हमको वोल्टेज कम मिल रहा है,
उसके अनुसार जितना भी यार, जैसे हम बात किए थे कि अगर 0.5 500 मिली वोल्ट है, अगर 500 मिली वोल्ट है तो 9 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। अगर उसके अनुसार वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो मे बी आरएक्स कार्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ से एम्पलीफाइड होने के बाद वो जाएगा मॉडेम कार्ड में। मॉडेम कार्ड में वो फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेट होगा। अब इसमें वापस हम एक बार मॉडेम कार्ड में जाते हैं। देखिए इसमें कोड जनरेटर है, तो कोड जनरेटर जो है 0 और 1 का बीट जो उसमें उतना गहराई से नहीं जाएंगे अपन, तो 0 और 1 बीट के रूप में जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल होकर के बाहर निकलती है, वो बीट जो है इंटरनली भी चलती है। मतलब कार्ड से कार्ड में भी बीट का ट्रांसमिशन होता है और वो बीट बाहर से रिसीव भी होता है। वो डीमॉड्यूलेटर सेक्शन में आएगा। डीमॉड्यूलेटर सेक्शन में जो बीट आएगा, जो फ्रीक्वेंसी आएगा, वो दोनों अलग होगा। यानी 0 और 1 के बीट को अलग किया जाएगा और उसको जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है जिसको सीडी बोलते हैं, सीडी का एक इंडिकेशन आता है। तो हम डिले का जब फेलियर अटेंड कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम में हमको ये देखने को मिलता है कि सीडी हमारा अवेलेबल है। अगर हम यहाँ देखें तो एक ग्रीन इंडिकेशन है, यहाँ पे सीडी का एक इंडिकेशन है। तो जनरली क्या होता है कि डिले के फेलियर में ऐसा अपन देखने को मिलता है कि सीडी अवेलेबल है, ये जो हमारा सीडी है वो अवेलेबल है, सिर्फ डिले अवेलेबल नहीं, डिले अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी जो हमारा जैसे 2.1 है और ये सब उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है, आपको Vin भी मिलेगा, DRX भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा, लेकिन आपका डिले नहीं मिलेगा और ये आपका 20 किलो हर्ट्ज नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, आउट MSR नहीं मिलेगा, ये सब इतना ही नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी तो आ रहा है, लेकिन जो बीट है वो बीट सही से रिसीव नहीं हो रहा है। तो उसके बीच में जो इंटरनल बीट जो चल रहा है, जो बाहर से होकर के जो हमारा बीट आ रहा है, उसके बीच का जो टाइमिंग होना चाहिए, जितना देर बाद हमारी फ्रीक्वेंसी वापस लौट के आनी चाहिए, अगर वो नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में डिले जो सर्किट है वो ड्रॉप कर देता है, यानी सेफ साइड वो मानता है किसी तरह का प्रॉब्लम है ट्रैक में और वो ट्रैक को डाउन कर देता है। आउट MSR जो उसके अंदर मैग्नेटिक देयर सोल्ड रिले है उसको पिकअप होने से रोक देता है। अब इसमें वापस आते हैं, यहाँ कंपेयर हुआ, कंपेयर होने के बाद अगर हमारा बिल्कुल सही है तो ये डिले 1 का इंडिकेशन आता है। डिले 1 का इंडिकेशन जो आरटी कार्ड में हम लोगों ने देखा, तब देखिए एकदम क्लियर है, कल हम लोगों ने बात किया था, बिल्कुल क्लियर है कि डिले 1 के बाद ही हमारा 20 किलो हर्ट्ज जनरेटर जो है, 20 किलो हर्ट्ज का जो जनरेटर है वो जनरेट होगा। और ये 20 किलो हर्ट्ज जनरेटर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, जो वोल्टेज जनरेट किया, ये मेजरिंग सॉकेट है। मेजरिंग सॉकेट बाद ये वापस एम्पलीफाइड होता है और इसको वापस जो है हम क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं और वो मिलता है आउट MSR, वो मिलता है आउट MSR। और आउट MSR से हमारे एक डिले 2 की सर्किट है जो लास्ट में ऑपरेट होती है, सबसे लास्ट में सब कुछ खुलना हो जाने के बाद। ये इंटरनल सर्किट है, डिले 2 का कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं होता बाहर में अवेलेबल। उसके बाद फाइनल आउटपुट निकलता है 24 वोल्ट आउटपुट, जो CN5 कनेक्टर से बाहर आता है मदरबोर्ड में और वो पहुंच जाता है हमारा 100 वोल्ट ओम का 100 ओम 1000 ओम की रिले के ऊपर, और वो रिले पिकअप हो जाती है, जो कि हम उसको वाइटल रिले बोलते हैं और उसका यूज हम सर्किट में सिग्नलिंग सर्किट में करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो इसका किस तरह मतलब सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है और रिसीव होता है, इसका क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सब। बस ये सेम है, ये सेंटर फीड का है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये देखिए अपन फॉल्ट डायग्नोसिस कैसे करना है, कौन सा इंडिकेशन आएगा और कौन सा नहीं रहेगा। तो ये ब्लर है फोटो, तो हम वापस इस जो डॉक्यूमेंट से मैंने इसको कॉपी किया था उसको ले चलते हैं।
नेट थोड़ा स्लो है। ये आ गए वापस उसी डॉक्यूमेंट में आ गए जो पहले वाला डॉक्यूमेंट था।